औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ लॉ स्टूडेंट जनाब साहबज़ादा मोहम्मद अहमद रज़ा भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आज के टॉपिक में जो अब गुफ्तगू करेंगे उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है, ये फैसला मार्च 2024 में किया गया है और जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज और ऑनरेबल जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इस केस को सुना। फैसला इसका जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने लिखा है। नाज़रीन, इसकी जो इस वक्त हमारे सामने इस जजमेंट को जो हम पेश कर रहे हैं, ये इस केस को इसकी तरतीब के लिहाज से जब हम देखते हैं तो सिविल रिवीजन नंबर, जो सिविल अपील है इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ, 1012/2018 सुप्रीम कोर्ट। ये आप याद रखिएगा क्योंकि अभी ये केस किसी डाइजेस्ट में नहीं आया और ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप सिविल अपील नंबर 1012/2018 में तलाश कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब हम अपने केस की तरफ कि ये केस क्या है। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13/6/2018 को एक फैसला किया सिविल रिवीजन में। उसमें जो कंकरेंट फाइंडिंग्स थी सिविल कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। अब ये सिविल अपील में फैसला केस आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। इसके जो फैक्ट्स हैं उसकी तरफ हम जाते हैं कि मकान नंबर 386 गली नंबर 64 सेक्टर 1 I8/3 इस्लामाबाद, जो कि ज़ियाउल हक ज़िया का ये मलकियती घर था। ज़ियाउल हक ज़िया जो हैं वो 3 दिसंबर 2007 को फौत हो गए और उनके जो वारसान थे उसमें खतीजा बेगम बेवा, जो कि 10/4/2012 को वो भी फौत हो गई, एहतशामुल हक बेटा और फरजाना ज़िया बेटी और फाखरा ज़िया ये भी बेटी, ये भी 15/1/2015 को फौत होगी और इसके हस्बैंड हाफिज नज़ीर अहमद और बेटी अक्सा नज़ीर इसकी वारसान थी। तो जनाब फैक्ट्स क्या हैं कि ज़ियाउल हक ज़िया, जो कि मकान नंबर 386 गली नंबर 64 सेक्टर I8/3 इस्लामाबाद के घर के मालिक थे, जिनका इंतकाल 3/12/2007 को हुआ। उन्होंने अपने पीछे अपनी बेगम, अपना बेटा और 2 बेटियां जो थी वारसान में छोड़ी। उनमें से एक बेटी भी फौत हो गई अब जब ये केस आया है, और जो बेटी फौत हुई है उस बेटी के वारसों में उसका खामंद और उसकी एक बेटी है, और ज़ियाउल हक ज़िया साहब की बेगम भी फौत हो चुकी है। 24/6/2013 को फरजाना ज़िया ने एक सिविल दावा किया। अब फरजाना ज़िया जो है वो उनकी बेटी है। उसने सिविल जज इस्लामाबाद के पास एक केस किया जिसमें यह कहा गया कि 30/5/2009 को एक दस्तबरदारी नामा लिखवाया गया था, को तैयार किया गया है, उसको नल एंड वाइड करार दिया जाए
कि 30/2009 का जो कोई दस्तबरदारी नामा है, मुआहदा है, उसको गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि ये धोखे से लिखवाया गया और इस मुआहदे को लिखवाने के लिए इन्होंने कोई कंसिडरेशन भी नहीं दी, पैसे भी नहीं दिए। अब ये दावा किसने किया जी? फरजाना जिया ने किया। खतीजा बेगम की वफात के बाद, यानी मां जब फौत हो गई, तो एहतशाम ने, उनका जो बेटा था, उसने फरजाना जिया को कहा कि वो ये प्रॉपर्टी जो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये खाली कर दे। तब उसे पता चला कि 30/5/2009 को कोई दस्तबरदारी नामा एहतशाम उसके भाई ने बनवाया हुआ है, और उस दस्तबरदारी नामे की बेस पर यह प्रॉपर्टी जो थी, सूट प्रॉपर्टी, ये एहतशाम को 18/6/2013 को ट्रांसफर हो चुकी थी। अब यह दावा किया गया इन द सिविल कोड, दो फाखरा अदर सिस्टर वाज इम्प्लीटेड एज डिफेंडेंट बट ऑन 23/9/2013 शी वाज ट्रांसपोज्ड एज प्लेंटिफ नंबर 2 इन द सूट ऑन हर एप्लीकेशन। उन्होंने कहा जनाब इसने उसको डिफेंडेंट बना लिया, बाद में उसको प्लेंटिफ बना लिया गया। उसने कहा जी मुझे प्लेंटिफ ही बनाया जाए। अब उसने भी यही कहा कि ये उसके भाई ने फ्रॉड किया है, उनके साथ धोखा दिया है। ये जो दावा था, ये द सूट वाज डिग्रीड, सूट जो था ये दावा बहनों के हक में हो गया। इसको एहतशाम ने चैलेंज कर दिया, लेकिन बट इट वाज फाउंड टाइम बार्ड एंड डिसमिस्ड ऑन 27/10/2015। जब इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की तो वहां पे इसे टाइम बार्ड करार दे दिया गया कि ये जायदुल मियां लेट किया होगा उसने। तो यूं ये 27/10/2015 को वहां से डिसमिस हो गया। The same judgment and degree were also challenged in civil appeal number 116/2015 by Sadia, respondent number 1 before the court of Learner Additional District Judge Islamabad, but wide judgment and degree dated 21/1/2016. Her appeal was also dismissed. यही जो जजमेंट और डिग्री थी, इसको सादिया ने भी, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, चैलेंज किया, जो कि डिसमिस हो गई। अब सादिया जो होगी वो डेफिनेटली इनके अपोजिट थी, बहनों के हिस्से के हवाले से। अब ये जो कंकरेंट जजमेंट थी सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन में चैलेंज किया गया। The concurrent judgments and degree were challenged in the Islamabad High Court, which passed the impugned judgment in its revisional jurisdiction. उसने जो है फैसला उनके डिग्री को डिसमिस कर दिया। अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में अब केस आ गया उन बहनों की तरफ से जिनका हिस्सा भाई ने खा लिया था जाली दस्तबरदारी नामा बनाकर या झूठे तरीके से, वहां पर ये आर्गुमेंट्स थे जो बहनों का वकील था वो, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो केस हमारा जो डिग्री है उसको सस्पेंड किया है, उसमें मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस का मामला है कि शहादतों को सही तरीके से उन्होंने नहीं देखा। और यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने जो कंकरेंट जजमेंट और डिग्री हैं एंड सब्स्टिट्यूटेड इट्स ऑन फाइंडिंग व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 115 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 व्हिच वाज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिवीनल कोर्ट। कि 115 सीपीसी के तहत हाई कोर्ट ने जो कंकरेंट निचली दोनों अदालतों की
फाइंडिंग्स थी, फैसले थे, उसको गलत तौर पर जो है ना वो सेट असाइड किया। ये भी कहा गया बहनों के वकील की तरफ से कि एग्जीक्यूशन ऑफ रिलीज डीड वाज डिनाइड बाय द एप्लीकेंट्स व्हिच वर अदरवाइज विदाउट एनी कंसिडरेशन, कि ये जो दस्तबरदारी नामा था, ये दस्तबरदारी मुआहदा जो था, ये उन एपिलेंट्स की तरफ से, बहनों की तरफ से इसे डिनाई किया गया, इससे इनकार किया गया, क्योंकि इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला था, खाली दस्तबरदारी थी। यानी ये नहीं था कि दस्तबरदार होकर उनको कोई पैसे दिए जा रहे हैं। अगर पैसे दिए होंगे तो फिर जाहिर है उसका पे ऑर्डर होना चाहिए, कोई चेक होना चाहिए, या उसके बदले में कोई जमीन होनी, कुछ जो भी हो, वट एवर। He further argued that both the marginal witness in their examination in chief neither expressed anything about the contents of the release deed nor stated that the contents were read over and translated to the executants, or that after understanding the contents they signed it in good faith and on the basis of misrepresentation of their brother. अब जो उन्होंने मार्जिनल विटनेस दो पेश किए, दो गवाह पेश किए, जो जिनके साइन थे उस मुआहदे के ऊपर, दस्तबरदारी नामे के ऊपर, उन्होंने जब उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जिरा की गई, तो उन्होंने उस डीड के मुतल्लक उनको कंटेंट्स का कोई पता नहीं था, और ना ही ये उन्होंने इस बात को माना कि हमें पढ़कर सुनाया गया, समझाकर इस पे साइन करवाए गए। Or that after understanding the contents they signed it in good faith and on the basis of misrepresentation of their brother. Similarly, DW3 admitted that the predecessor in interest of appellants number 2 and 3 never appear before Tahsildar to acknowledge the execution of the deed. Appellant नंबर 2 और 3 ने ये कहा कि उनके जो अब्बा जान थे वो कभी भी तहसीलदार के सामने पेश नहीं हुए किसी किस्म का कोई मुआहदा करने के हवाले से। उन्होंने ही फर्दर एडमिटेड दैट नो पेमेंट वाज मेड टू द एग्जीक्यूट्स ऑफ द रिलीज डीड इन हिज प्रेजेंस। और ये जो गवान थे उन्होंने ये भी कहा कि ना तो ज़िया जो थे वो वारस मोरसियाला जो थे वो कभी इस तहसीलदार की अदालत में पेश हुए, ना ही कोई पेमेंट की गई उनकी मौजूदगी में दस्तबरदारी नामे के हवाले से। इनके वकील साहब का ये कहा गया कि रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें यह साबित किया जा सके कि कोई पेमेंट की गई है, कोई हिस्सा दिया गया बहनों को इस दस्तबरदारी, विरासती प्रॉपर्टी की दस्तबरदारी करने के बदले में। उसने मजीद कहा कि हाई कोर्ट फेल इनटू एन error of law in holding that the release deed, being a registered document, carries a presumption of truth while ignoring the crucial evidence and reversing the concurrent finding recorded by the courts below on the presumption that appellants are educated ladies, which is not sufficient to hold that they had consciously and after understanding the content signed the release deed and ignored that the executant signed the document in good faith and based on the confidence reposed to them that the signature and thumb impression was required to get the property transferred in the name of legal heir as legal heir. वकील साहब का कहना था कि जनाब ये जब हाई कोर्ट के जज साहब ने जब ये फैसला दिया तो वो यहाँ से गलती का शिकार हो गए, गलतफहमी का शिकार हो गए, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था कि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन उन्होंने एविडेंस को इग्नोर कर दिया जो क्रॉस एग्जामिनेशन में हुआ, जो एविडेंस में इस केस में हुआ कि जनाब, और साथ उसने ये समझा कि ये पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं। ऐसी बात नहीं थी। उन खवातीन ने तो इन गुड फेथ के जनाब ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी उन्होंने साइन कर दी है। अब जो मुखालफ वकील थे, मुखालफीन के जो वकील थे, उन्होंने कहा जनाब कि concurrent finding recorded by the civil court and appellate court were against the law and facts of the case. जनाब ये अदालत के जो फैसले हैं, जो निचली दोनों अदालतों ने जो फैसला किया वो हकायक के मुनाफी है, कानून के मुनाफी है। उन्होंने मजीद कहा कि जो है वो
that the appellants prayed in the suit for separate possession through partition and challenged the release deed and its subsequent transfer in the name of respondent number 1. उन्होंने कहा जनाब कि it was further contended that all legal formalities were fulfilled before the execution of release field, कि रिलीज फील्ड से पहले तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज हमने पूरी, दस्तबरदारी नामे से पहले तमाम इनसे रजिस्टर्ड करवाया गया, गुआन पेश हुए। अब ये बज़ाहिर तो केस खवातीन के खिलाफ मजबूत था, लेकिन कॉन्सिडरेशन नहीं थी भी क्यों किया उन्होंने अपना, अपने फैमिली को, अपने खावंद, अपने बच्चों के खिलाफ ऐसा फैसला कौन क्यों करेगा। ये भी कहा गया जी दोनों खवातीन बड़ी पढ़ी लिखी हैं और वो उन्हें पता था कि इस मुआहदे में क्या लिखा हुआ है, और ये कहा गया जी हाई कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर दोनों कंकरेंट फाइंडिंग्स को दुरुस्त तौर पर जो है सेट असाइड किया है। अब इसमें यह कहा गया है जनाब कि जो जमीन ट्रांसफर की गई ये रिलीज डीड की वजह से की गई, और बहरहाल दिस वाज द मैटर। In consequence of the impugned judgment, the concurrent findings recorded by the courts below were set aside in the revealed jurisdiction by the learned High Court. Therefore, it is imperative to assess the evidence led by the parties in the trial court with the reckonable and probable outcome. The appellant number 1 plaintiff appeared as PW1, who interlied deposed that her deceased father was owner of the house in question, and beside this, he was also owner of a 3-canal property in Moza Noon, out of which 1.5 कनाल वाज ट्रांसफर इन द नेम ऑफ हिज ब्रदर। क्योंकि जनाब इस जिस घर के बात हम कर रहे हैं उसके अलावा भी हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी थी 3 कनाल की, जिसमें से 1.5 कनाल अब्बा ने भाई को दे दिया था अपनी जिंदगी में। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर ऑल द अफेयर्स वर हैंडल्ड बाय द ब्रदर। अब्बा की वफात के बाद तमाम मामला भाई ने हैंडल किए। शी क्लियरली डिपोज्ड दैट रिस्पोंडेंट नंबर 2 took the remaining legal heirs to the district court for the purpose of transfer of property in the name of all legal heirs, and for the purpose he skewed signature and thumb impression on certain stamp paper through fraud representation। उनका जी अब्बा की वफात के बाद भाई ने कहा कि जनाब मैं आपके नाम आपकी प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ अदालत में जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, और उन्होंने हमसे साइन वगैरह करवाए, अंगूठे लगवाए धोखेदही से। ताहम 10/6/2013 को डिफेंडेंट नंबर 1 कॉल्ड अपॉन द प्लेंटिफ पेलर टू वेकेट द हाउस। डिफेंडेंट नंबर 1 ने इनको कहा कि ये घर खाली कर दें। यहाँ पता चला उन्हें आकर के ये जो है ये घर इनसे छिन गया है एक प्रॉपर्ट जो रिलिंक्विशमेंट डीड थी उसकी वजह से। She further deposed that neither she had any knowledge of the release deed nor she surrendered her share in favor of anyone nor received any consideration in lieu of the alleged release deed। खातून का कहना था कि जी ना तो मैंने अपना घर सरेंडर किया है अपने भाई के हक में, ना इसके बदले में कोई पैसे लिए हैं। प्लेंटर नंबर 2 फाखरा ज़िया जो कि 15/1/2015 को फौत हो गई थी, वो भी एज ए PW2 शामिल हुई थी। उसने फौत होने से पहले उसका बयान आ गया था जिसमें उसने भी यही बात कही कि हमने कोई पैसे भी नहीं लिए, ना ही हमने अपने हक से दस्तबरदार हुए। Thereafter her legal heir were implicated in the trial court। उसके जो वारसान थे, उसका हस्बैंड और उसकी बेटी, उसको उस पैसे पार्टी बनाया गया था। नाज़रीन इकराम, ये फ्रॉड किया गया जो भाई की तरफ से बहनों के खिलाफ। एक अदालत अब लिखती है अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी 6th edition 1990 पेज 12892 1290 the indenture of release is defined as under to discharge a claim one has against another, as for example in a tort case the plaintiff may discharge the liability of the defendant in return for cash settlement to learn again or grant new lease, see accord and satisfaction। यानी कि अगर आप अपना कोई हिस्सा किसी को छोड़ रहे हैं, किसी को दे रहे हैं और उसके बदले कुछ ले रहे हैं, दैट इज रिलीज डीड। A writing or an oral statement
with an intention to discharge another from an existing or asserted duty, the relinquishment concession or giving up of a right, claim, or privilege by the person in whom it exists, to whom it occurred, to the person against whom it might have been demanded or enforced. भाई अगर ये कुछ किया है तो उसके बदले में पैसे कहाँ से लिए गए, पैसे उनको क्या दिया गया, इसके बदले में क्या दिया गया, प्रॉपर्टी दी, पैसे दिए, क्या दिया गया, अगर कॉन्सिडरेशन क्या है यहाँ पे, अब कॉन्सिडरेशन साबित नहीं ना भाई कर सका। अब रिलीज डीड में और गिफ्ट डीड में जो फर्क है और सेल डीड में, actual character of the transaction and the explicit category of the rights created by the instrument. The precept that comes into sight is that by executing or release date, one of the co-sharer legal heirs separates himself or herself from the joint or inherited property. के रिलीज डीड की वजह से, दस्तबरदारी नामे की वजह से जो को शेयर होता है वो अपने आप को जो है वो जॉइंट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से लैदा कर लेता है। द repercussions of spes successions, which is a Latin maxim, denotes the rule of succeeding in a person's property after his death, which can be resolved and settled down through execution of a fair and equitable family settlement। यानी कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी फैमिली में आपस में बाहम रजामंदी से तकसीम कर ली जाती है। अब यहां पर ऐसा नहीं हुआ। At this juncture, the revocation of Section 25 of Contract Act 1872 are also quite relevant, which is for the ease of convenience reproduce as under। अदालत कहती है जी सेक्शन 25 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो इससे रेलिवेंट है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं बगैर उसको कुछ दिए हुए तो वो नल एंड वाइड है, unless it is in writing and registered or is promised to compensate for something done or is promised to pay a debt bought by the limit। उसके बदले उसे कुछ दिया है या नहीं दिया या इनको फ्यूचर में देना है, दस्तबरदारी नामा क्यों करवाया गया। यहां से आके जो है ना गर्दन पकड़ी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 और के तहत। लेकिन इससे बढ़कर ये मैं आपको अर्ज करूं नाज़रीन इकराम कि सीधी सी बात है कि किसी को उसके वरासती हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हिबा के नाम पे, दस्तबरदारी के नाम पे, पै के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर, क्योंकि इस हवाले से वाज़े तौर पर सूरह निसा में की तालीमात भी यही कहती है कुरान पाक की, और एपेक्स कोड के फैसले भी यही कहते हैं कि इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू डिप्राइव एनी वन, एनी वुमेन फ्रॉम हिज और हर inherited property in the name of deed, relinquishment deed, abandonment deed, gift deed। यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने PLD 1990 SC1 का हवाला दिया, गुलाम अली एंड अदर वर्सेस मुसम्मद गुलाम सरवर नकवी। This court held that it might be very rare that a male co-heir would relinquish his right for a female heir। तो कभी भी नहीं होया कि मर्द अपने हक तो दस्तबरदार औरत के हक में करे, औरतों को ही क्यों करवाया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जब औरत को करवाया गया तो बेसिकली जो फ्रॉड किया गया, झूठ बोला गया, उसको हक से महरूम करने के लिए किया गया। द फ्लॉ ऑफ लव कंट्रोल बी कैनॉट बी so unnatural, therefore the rules devised by the Privy Council for the Parda Nashin ladies as constructing parties and the one referred to above emanating from the public policy would lead to another principle, that there will be a presumption otherwise that it was not on account of a natural love but on account of a social constraints which would be presently referred to that relinquishment has taken place। जनाब ये मोहब्बत शब्बत की वजह से नहीं दस्तबरदारी हुई है, बेसिकली समाजी जो प्रेशर है खातून के ऊपर भाई जो है या बाप जो है उसके ऊपर डाल देता है। इस हवाले से उन्होंने इन केस ऑफ मोहम्मद शमीम थ्रू लीगल हेयर वर्सेस मुसम्मद निसार फातिमा थ्रू लीगल हेयर्स 2010 SMER का हवाला दिया कि कोर्ट ने इसमें कहा था कि इट मे आल्सो बी ऑब्जर्व दैट अ राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर शेयर अनलेस
precluded to claim the same due to conscious abandonment or relinquishment। भी उसके बदले उसे दिया क्या जा रहा है। इसी तरह इसमें हवाला दिया गया है 2004 SMER 1102 केस का, 2020 SMER 601 का, निजामत बेग वर्सेस जाहिद साबिर अजीज का। वी आर opinion that the High Court has the power to reevaluate the concurrent finding of the fact। उन्होंने कहा ठीक है, concurrent finding को reevaluate कर सकती है अगर कोई कानूनी मामला हो तो, वैसे नहीं कर सकती। Reassessment of the evidence to supplant its own conclusion consistent with the aforesaid backdrop, we feel no hesitation to hold that the judgment of the trial court and appellate courts are more in consens with the evidence led by the parties and should not be reversed। जनाब ये फैसला बिल्कुल ठीक था। In wake of the above discussion, the civil appeal is allowed, सिविल अपील को अलाउ कर दिया गया और भाई साहब ने बहनों को जो विरासती हक से महरूम किया था वो बहनों को हक लौटा दिया गया। नाज़रीन कराम, बहुत बड़ा अलमिया, बहुत अफसोस की बात है। हम काफ़ी अरसे से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि बेटियों बहनों को जो विरासती हक से महरूम करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, अदालतों को चाहिए कि इनके फैसले जल्दी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।